हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए 20 दिसंबर 2024 की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, जो बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में ज्वालामुखी माउंट सुमेरु या समेरु में विस्फोट कहाँ पर हुआ? विस्फोट हुआ जो कहाँ पर स्थित है? ये माउंट जो सुमेरु ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और माउंट सुमेरु, सुमेरु जो शब्द है वो भगवान शिव के नाम पे पड़ा है, और भगवान शिव का रूप इस ज्वालामुखी को माना जाता है, जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो जो अग्निवल्य, फायर ऑफ रिंग, अग्निवल्य है या फायर ऑफ रिंग ज्वालामुखियों का जो समूह है उसका ही क्या है, एक पार्ट है। सॉल्यूशन देखें तो माउंट सुमेरु या समेरु जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप में स्थित है, 15 दिसंबर को ये फटा है, जहां सफ़ेद से लेकर ग्रे रंग की मोटी राख का एक बड़ा स्तंभ आकाश के 1000 मीटर तक उठा। यह ब्लास्ट इंडोनेशिया में हाल ही में हुई स्कोलोटी ब्लास्ट की श्रृंखला का हिस्सा है। यानी यह जो ब्लास्ट है वो इंडोनेशिया में हाल ही में हुई स्कोलोटी ब्लास्ट की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें नवंबर में माउंट लेवोटोबी, लॉकी लॉकी और इसी साल की शुरुआत में ईबू ब्लास्ट इस ब्लास्ट के अंदर शामिल है। यह देश जो इंडोनेशिया देश है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वल्ले में स्थित होने के कारण 127 से अधिक सक्रिय ऊर्जा मुखियों का घर है या ज्वालामुखियों का घर है। यानी इंडोनेशिया अकेले के अंदर 127 ज्वालामुखी है, जो किसका पार्ट है? रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, अग्नि वल्ले का पार्ट है, जो हमारे प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में दुनिया का पहला ग्रिड स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो दुनिया का पहला ग्रिड स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका के अंदर बनाया जाएगा। अमेरिका के वर्जीनिया के अंदर बनाया जाएगा। और दुनिया का पहला ग्रिड स्तरीय न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट 2030 तक बनने की उम्मीद है। यह प्लांट हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक से काम करेगा और 400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें बिजली उत्पादन करने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और यह तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले के कुंडलकुलम जिले के अंदर या कुंडलकुलम गांव के अंदर स्थित है। अब हम बात करें कुछ परमाणु संयंत्रों के बारे में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र की हम बात करें तो इसका नाम है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। हाँ है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दूसरा रावतबाटा, रावतबाटा है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। केगा, केगा की हम बात करें तो केगा कर्नाटक में स्थित है। आगे हम बात करें जैसे नरोरा, नरोरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापारा की हम बात करें, काकरापारा, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है गुजरात के अंदर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कहाँ है? तमिलनाडु के
तिरुनेलवेली जिले के कुंडलकुलम नामक स्थान पर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में कहाँ GSI भूविज्ञान संग्रहालय शुरू हुआ है? तो ये ग्वालियर के मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने फीता काटकर या पट्टिका का अनावरण करके इस म्यूजियम का आधिकारिक रूप से क्या किया है? उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम के अंदर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और कोयला एंड खनन जो राज्य मंत्री है सतीश चंद्र दुबे, वो इसके अंदर उपस्थित रहे थे। आगे दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों स्मार्टफोन जो मोबाइल फ़ोन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी निर्यात, यानी निर्यात की हम बात करें तो निर्यात के मामले में भारत वर्ल्ड के अंदर तीसरा स्थान रखता है। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। जो साल 2019 की हम बात करें तो वो 23वें स्थान पे था और नवंबर 2024 के अंदर ये स्मार्टफोन निर्यात करके तीसरे स्थान पे अपनी पोजीशन को स्थापित कर लिया है। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निर्यात किया है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अंतरिक्ष मलबे के निस्तारण के लिए टोक्यो स्थित कंपनी ऑर्बिटल लेजर के साथ भारत की किस कंपनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? शानदार क्वेश्चन है। IS 2025 और RS 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा 100%। अंतरिक्ष मलबे के निस्तारण के लिए टोक्यो स्थित कंपनी ऑर्बिटल लेजर के साथ भारत की किस कंपनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म है इनसेप्टी सिटी ने इसके साथ क्या किया है? ऑर्बिटल लेजर के साथ एग्रीमेंट किया है, जो दोनों मिलकर अंतरिक्ष के जो मलबा है अंतरिक्ष के अंदर उसके निस्तारण के ऊपर रिसर्च करेंगे और कार्य करेंगे। सॉल्यूशन देखिए तो अंतरिक्ष मलबे को निपटने के लिए टोक्यो की ऑर्बिटल लेजर कंपनी और भारत की इनसेप्टिसिटी कंपनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण 2027 के बाद होने की उम्मीद है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस है वो मनाया गया 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए, इनसे भारत को या जो भारत का जो गोवा स्टेट है उसको मुक्त कराया गया, इसके साथ दमन दीव पांडुचेरी वगैरह ये भी इनको भी मुक्त कराया गया। तो जो भारत के अंदर जो यूरोपियन जो पहले व्यक्ति थे जिनके अंदर पुर्तगाली फैले थे, जो भारत के अंदर पहली बार आए, सबसे पहले यूरोपियन पुर्तगाली आए थे और उनमें जो व्यक्ति था 1498 के अंदर आने वाला वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा है वो कहाँ आता है? कालीकट की बंदरगाह, कालीकट जो कहाँ स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। कहाँ है? केरल। कालीकट का नाम कालीकट क्यों पड़ता है? क्योंकि इस एरिया के अंदर केलिको नाम का एक कपड़े का क्या होता था? उत्पादन होता था या प्रोडक्शन होता था, जिसके कारण इसका नाम कालीकट पड़ा। और ये कहाँ है? केरल के अंदर है, जहाँ कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। और कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। और वो पहला यूरोपियन व्यक्ति था जो भारत आया। आगे हम बात करें हाल ही में किस संगठन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन या वायुमंडलीय एडमिनिस्ट्रेशन यानी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया। किसको? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को। सॉल्यूशन देखिए, आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक
में बदल गया है। यानी पहले ये कार्बन सिंक था, अब ये कार्बन का उत्सर्जक में बदल गया है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में एक नए विश्लेषण से पुष्टि होती है कि आर्कटिक टुंड्रा काट सिंक से कार्बन उत्सर्जक में बदल गया है। आर्कटिक टुंड्रा एक विशाल वृक्षहीन बायोम है। जो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश है वो एक विशाल वृक्षहीन बायोम है जो विशेष रूप से ठंडा, शुष्क और चट्टानी भूमि है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में SBI का नया प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो राम मोहन राव है या राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का प्रबंधक या प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो 18 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। दोस्तों, जो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, इन तीनों को मिलाकर 1921 के अंदर एक इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। इंपीरियल बैंक बनाया जाता है और इसी बैंक का ये रूपांतरित है SBI बैंक। आगे हम बात करें भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा है, उनको भारत के अंदर राजदूत बनाया गया है। यानी शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत पुनः नियुक्त किया गया है, दोबारा नियुक्त कर दिया। एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा कतर के अंदर किया जा रहा है। एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कतर के दोहा में आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन अभी हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की 10 क्वेश्चंस की। बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।